नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मंथली करंट अफेयर के वीडियो में आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। अप्रैल 2021 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, न्यूज इवेंट्स को कवर करेंगे जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मंथली करंट में सबसे पहले सेक्शन वाइज न्यूज के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे न्यूज को, इवेंट्स को, और फिर एमसीक्यूज के माध्यम से कवर करेंगे। तो सबसे पहले इवेंट्स हम लोग कवर करेंगे एग्रीमेंट्स के। एग्रीमेंट अप्रैल 2021 में भारत और फ्रांस के बीच, या फिर कह सकते हैं इसरो और फ्रांस के नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज के बीच हुआ, जिसको CNES बोलते हैं वहाँ फ्रांसीसी भाषा में। बेसिकली यहाँ पर गगनयान मिशन के लिए समझौता हुआ है। गगनयान मिशन को कब तक पूरा करना है इसरो को? 2022 15 अगस्त तक। 15 अगस्त को जब 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा भारत अपनी स्वतंत्रता की, तब तक गगनयान मिशन को लॉन्च करना है, ठीक है, इसरो को। उसके लिए लगातार अलग अलग कंट्रीज से ट्रेनिंग लेता रहा है भारत के जो कह सकते हैं हम लोग फ्लाइट फिजिशियंस और मिशन कंट्रोल टीम्स कई बार यहाँ पर मदद लेती रही है। जैसे पहले एक बार रशिया से भी लिया था। यहाँ पर CNES की जो फैसिलिटी है वहाँ पर ट्रेनिंग बेसिकली प्राप्त करेंगे इंडियन फ्लाइट फिजिशियंस और मिशन कंट्रोल टीम यहाँ पर इस मिशन को पूरा करने के लिए प्राप्त करेगी ट्रेनिंग। तो ये समझौता कुल मिलाकर हुआ है। इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कंसीव किया था या फिर जो इसका आह्वान किया था, ईस्ट एशिया समिट जो हुई थी नवंबर 2019 में, तो उसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर हाथ बढ़ाया है कि इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव को। और उसके लिए इन्होंने 81.2 मिलियन डॉलर का यहाँ पर मतलब ये जो ऑस्ट्रेलियाई मुद्रा है उसका ग्रांट भी यहाँ पर अनाउंस कर दिया है इसके लिए, ठीक है। तो इसमें हमसे पूछ सकते हैं कि इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव में जो है सबसे पहले ग्रांट देने वाला देश कौन सा बना है? तो आप ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया है वो। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बन सकता है। या फिर यही पूछ सकते हैं कि इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव जो है ये किसकी पहल थी? तो ईस्ट एशिया समिट में PM मोदी जी ने ही इसको सबसे पहले कंसीव किया था, इसका नाम लिया था नवंबर 2019 में। उसके बाद कृषि मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। यहाँ पर 6 राज्यों के 100 गांवों में ये परियोजना चलेगी। परियोजना के माध्यम से किसानों को फसल के बाद के मौसम में विशेष रूप से स्मार्ट कृषि तकनीकों के लिए जो प्रशिक्षण प्रदान करेगा माइक्रोसॉफ्ट, उसके लिए यहाँ पर समझौता हुआ है। तो इसमें ये याद रखिए कि जो 6 राज्य के जो 100 गाँव होंगे, वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? शुरू में माइक्रोसॉफ्ट जिन गाँवों में किसानों को ये तकनीकी सुविधाएँ प्रदान करेगा या प्रशिक्षण प्रदान करेगा वो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और आंध्र प्रदेश। प्लास्टिक कचरे को महासागरों में प्रवेश से रोकने के लिए भारत जर्मनी ने समझौता किया है और इस इनिशिएटिव का नाम हम लोग कह सकते हैं सिटीज कॉम्बेटिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मरीन इन्वायरमेंट, यानी मरीन इन्वायरमेंट में प्लास्टिक को एंटर होने से रोकना है। तो ये 3.5 साल की अवधि की ये परियोजना है और इसमें कौन कौन से देश साथ आएंगे? जर्मनी और भारत, ये आपको याद रखना है। पूछ सकते हैं कि सिटीज कॉम्बेटिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मरीन इन्वायरमेंट ये किसकी पहल है? तो भारत और जर्मनी की सरकार की। उसके बाद ज़्यादा यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स नहीं है। अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट वाले हमने लिए हैं, जैसे कि विजय राघवन, ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। इनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। संजीव कुमार ये चेयरपर्सन बन गए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। उसके बाद सौरभ गर्ग ये महत्वपूर्ण पद इन्होंने प्राप्त किया है, CEO बन गए हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI के, ठीक है। उसके बाद आतिश चंद्र ये बन गए हैं भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, यानी FCI के आपके बन गए हैं डायरेक्टर और चेयरपर्सन। उसके बाद सोमा मुंडल ये बन गई हैं स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज की नई अध्यक्ष, जिसको स्कोप बोलते हैं। तो स्कोप की चेयरपर्सन है, साथ ही साथ ये सेल की भी चेयरपर्सन है, ठीक है। तो सेल की चेयरपर्सन पहले से हैं और अभी स्कोप की भी चेयरपर्सन बन गई हैं सोमा मुंडल। सेल का मतलब क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। मुखमीत S भाटिया ये बन गए हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम एसिक के महानिदेशक। सुभाष कुमार इनको पद मिला है, ये बन गए हैं CMD ONGC के CMD बन गए हैं और चेयरपर्सन दोनों सुभाष कुमार। तो इसमें जितने जरूरी हैं वही हमने लिया है। उर्जित पटेल ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के अतिरिक्त निदेशक इनको बनाया गया है, पूर्व गवर्नर RBI के। तो मल्लिका श्रीनिवासन ये सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड की अध्यक्ष बन गई हैं PESB की। उसके बाद आदिल जैनुल भाई ये बन गए हैं क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष। क्षमता निर्माण आयोग बेसिकली क्या है? क्षमता निर्माण आयोग जो है जो नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग कर्मयोगी मिशन जिसको बोलते हैं वो चल रहा है, उसके तहत अस्तित्व में आया है, याद रखिएगा। ये पूछ भी सकते हैं कि जो ये कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है ये किसके तहत अस्तित्व में आया है, किसके तहत बनाया गया है? मिशन कर्मयोगी के तहत। तो इसके अध्यक्ष बन गए हैं आदिल जैनुल भाई। शब्बीर हुसैन शेखामंद खंडवाला ये BCCI की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख बन गए हैं, ठीक है। BCCI का एंटी करप्शन यूनिट जो सुप्रीम कोर्ट की वजह से अस्तित्व में आया था, तो उसके नए अध्यक्ष यहाँ पर बन गए हैं शब्बीर हुसैन शेखामंद। तरुण बजाज ये वित्त मंत्रालय के अधीन जो नए राजस्व सचिव बन गए हैं।
उसके बाद नूतलपति वेंकटरमण एन वेंकटरमण ये हमारे 48वें CGI बन गए हैं। एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, CGI जब भी नए नियुक्त होते हैं तो यूपीपीसीएस ने लगातार क्वेश्चन पूछा है। जब 46वें CGI बने थे तब पूछा था, 47वें बने थे तब पूछा था। तो अभी 48वें CGI के बारे में ध्यान रखिएगा कि कहाँ कहाँ ये पहले सर्व कर चुके हैं। ये स्टेटमेंट वाला सवाल बन सकता है। जैसे रमन 2001 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने थे, सितंबर 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने और फरवरी 2014 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने थे। ये सब पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट में डाल सकते हैं इनके बारे में। तो ये आप जरूर देख लीजिएगा और इसका आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। इंग्लिश वाला वर्जन भी दिख रहा है यहाँ पर और इससे आप क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कार्ल बिल्ट ये WHO के विशेष दूत बने हैं। उसके बाद डॉक्टर चिंतन वैष्णव ये नीति आयोग के अधीन सरकार की प्रमुख पहल है अटल इनोवेशन मिशन, इसके मिशन डायरेक्टर बन गए हैं। ठीक, उसके बाद एस रमन बन गए हैं सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। तो जितने अपॉइंटमेंट है अप्रैल के काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनसे पूछा जा सकता है सवाल हमारे पेपर में। सुशील चंद्रा ये नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये बन गए। ठीक है, ये न्यूज़ में भी आया था। सुनील अरोड़ा का इन्होंने स्थान लिया है। सुनील अरोड़ा का कार्यकाल 12 अप्रैल 2021 को खत्म हुआ और उनकी जगह आ गए हैं जो पहले ईसी थे, अब वो CEC बन गए हैं, सुशील चंद्रा। उसके बाद पूनम गुप्ता पॉलिसी थिंक टैंक नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की नई महानिदेशक बन गई हैं। उसके बाद सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम ये नाडा के बन गए हैं डायरेक्टर जनरल। ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जिसको नाडा बोलते हैं शॉर्ट में, उसके डायरेक्टर जनरल बने हैं। जोसेफ जुटे ये हैती के अभी प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। GC मुर्मू जो कि हमारे 14वें CAG हैं, ये रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन जो है हेग में ये काम करता है। ये बन गए हैं राज्य आधारित पार्टियों के सम्मेलन द्वारा बाह्य ऑडिटर बनाया गया इनको। तो प्रोहिबिशन फॉर केमिकल वीपन्स OPCW करके ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये बन गए हैं एक्सटर्नल ऑडिटर इसके। ठीक है, उसके बाद रेखा एस मेनन ये बन गई है नेस्कॉम की चेयरपर्सन। रेखा एस मेनन नेस्कॉम की पहली विमेन चेयरपर्सन बनी है ये। अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं। रेथबन्स फोलियो प्राइज़ 2021। तो रेथबोन्स फोलियो प्राइज़ 2021 ये कार्मेन मारिया मैशेडो की इन द ड्रीम हाउस अ मेमोयर नाम की किताब को मिला है। ठीक है, कार्मेन मारिया मैशेडो की किताब है इन द ड्रीम हाउस अ मेमोयर, इस किताब को ये पुरस्कार मिला है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड ये मिला है राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंज ऑफिसर महेंद्र गिरी को। सरस्वती सम्मान 2020 का आ चुका है, ये मिला है मराठी लेखक हैं एक शरण कुमार लिम्बाले इनका नाम है, शरण कुमार लिम्बाले। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये सरस्वती सम्मान दिया जाता है हर साल और उनकी पुस्तक का नाम जिसे ये सरस्वती सम्मान अवार्ड मिला है उसका नाम है सनातन। नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड ये मिला है मैगी ऑफ्रेल की किताब हैमनेट करके जो है फिक्शन कैटेगरी में, उससे मिला है। उसके बाद 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है रजनीकांत को, पता है सभी को। उसके बाद कलिंग रत्न सम्मान 2021 ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को मिला है। उसके बाद एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी का ट्यूरिंग अवार्ड मिला है एल्फ्रेड वी एहो को। उसके बाद GD बिरला 30वां साइंटिफिक रिसर्च के लिए पुरस्कार मिला है प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को। देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 आशुतोष भारद्वाज को मिला है और ये लेखक हैं काफ़ी रिनोड और इनकी जो किताब है पितृवध, इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार ये मिला है दुती चांद को, छत्तीसगढ़ की सरकार ने इन्हें सम्मानित किया है। हालांकि आप कंफ्यूज मत करिएगा, दुती चांद छत्तीसगढ़ से नहीं है, वो है ओडिशा से। उसके बाद डायरेक्टर गुनीत मोंगा जो हैं फ्रांस की सरकार के द्वारा जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है फ्रांस का, जिसको बोलते हैं वहाँ पर नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, ये गुनीत मोंगा को मिला है, डायरेक्टर हैं। अब इनकी लेटेस्ट फिल्म आई है पगलेट। लीलावती पुरस्कार ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा दिया जाता है और महिला सशक्तिकरण विषय पर आधारित ये पुरस्कार थे। इसमें कुछ कैटेगरीज हैं, ठीक है, जैसे इसमें जो है आप देखेंगे 6 कैटेगरीज हैं और 6 कॉलेजेस की 6 टीम्स को मिला है। ठीक, तो आप टीम का नाम नहीं तो कम से कम कॉलेज का नाम जरूर ध्यान रखिएगा इसमें जो दिखाया जा रहा है। जैसे तमिलनाडु में जो सोना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में जो स्वेट नाम की टीम है उससे मिला था। तमिलनाडु में एक अन्य कॉलेज है सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, उसकी परित्राण टीम को सेल्फ डिफेंस कैटेगरी में मिला। मतलब ये मत सोचिएगा कि इसमें ज़्यादा है तो पूछेंगे नहीं, आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए लीलावती पुरस्कार में जो है स्वच्छता और हाइजीन जो सब थीम थी उस पर किस टीम को मिला है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किशोरीताई भोयर कॉलेज ऑफ फार्मेसी नागपुर महाराष्ट्र ने ये पुरस्कार इसमें जीता स्वच्छता और हाइजीन कैटेगरी में। महिला स्वास्थ्य सब थीम पर लीलावती पुरस्कार WIT महिला स्वास्थ्य गठबंधन नामक टीम जो है वालचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र ने जीता। साक्षरता थीम पर प्रबंधन और उद्यमिता विकास संस्थान पुणे के भारतीय विद्यापीठ की डिजिटल लिटरेसी टीम ने जीता। ये आप देख लीजिएगा इसमें और नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर इंग्लिश वाला भी दिखा दिया जा रहा है, इंग्लिश वाले लोग स्क्रीनशॉट रख सकते हैं इसका। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अबू धाबी का शीर्ष नागरिक पुरस्कार ये मिला है भारतीय बिजनेस टाइकून MA यूसुफ अली को।
M.A. यूसुफ अली को ये पुरस्कार मिला है अबू धाबी का टॉप सिविलियन अवार्ड। ये क्राउन प्रिंस वहाँ के हैं शेख मोहम्मद बिन अल जायद अल नहयान, उन्होंने ये प्रदान किया था इनको। बाफ्टा अवार्ड्स वैसे तो फेब में आ जाते हैं, लेकिन इस साल थोड़ा लेट आए। बाफ्टा अवार्ड्स का ये 74वां संस्करण था। इसमें कुछ अवार्ड्स बस हमको देखने होते हैं, वैसे कैटेगरीज तो कई सारी हैं। कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए कि सर्वाधिक नामांकन किससे मिले, नोमैडलैंड नाम की फिल्म को, और सर्वाधिक पुरस्कार भी नोमैडलैंड को मिले हैं। बेस्ट फिल्म नोमैडलैंड ही है, और बेस्ट डायरेक्टर जो है कोले जाओ हैं नोमैडलैंड के, और बेस्ट एक्टर कौन है, एंथनी हॉपकिंस हैं, और बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड है। इतना बस आपको पता होना चाहिए। बाकी भर भर के अवार्ड्स कई सारी मैगजीन में मिल जाएंगे, वो आते नहीं हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट में एक रिचर्ड हैडली पदक दिया जाता है, वो केन विलियमसन को मिला है। केन विलियमसन जो है मतलब न्यूजीलैंड के कैप्टन, 6 वर्षों कैरियर में चौथी बार उन्हें पुरस्कार मिला है। उसके बाद बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर पुरस्कार ही मिला है मराठी फिल्म पगल्या को। मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो है बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म की कैटेगरी में पगल्या को ये अवार्ड मिला। विजडन अवार्ड 2021 अभी हाल में 2021 में जो है वनडे क्रिकेट की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई, क्योंकि 1971 से ही वनडे क्रिकेट खेला जाना शुरू हुआ था, तो 50वीं वर्षगांठ यहाँ पर मनाई गई है। और कई सारे जो है यहाँ पर अवार्ड और अलमनाक जो है अनाउंस किए गए विजडन के द्वारा। अवार्ड अलमनाक में बस कंफ्यूज नहीं करिएगा, बस ये है कि जो 5 दशक हैं उसमें जो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर रहे हैं उनका इन्होंने जो है अवार्ड लिस्ट बनाई है। जैसे भारत के कप्तान विराट कोहली को इन्होंने विजडन अलमनाक में 2010 डिकेड के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड इन्हें दिया है, मतलब 2010 डिकेड का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर इन्हें माना है वनडे का। ठीक, सचिन तेंदुलकर को 1990 के दशक का माना है, कपिल देव को 1980 के दशक का माना है, और लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो विजडन का होता है इस साल का मिला है बेन स्टोक्स को, और विमेन की कैटेगरी में मिला है विमेन क्रिकेटर में बेथ मूनी को। कम से कम इतने आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें हमसे पूछ सकते हैं कि जो अभी ये विजडन अलमनाक आई है इसमें जो 1990 के दशक के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड किससे मिला है, तो वो सचिन तेंदुलकर को मिला है, 1980 के लिए कपिल देव को, और 2010 के लिए विराट कोहली को। 78वें वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है, रॉबर्ट बेनिंगी को। उसके बाद नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 ये रुमाना सिन्हा सहगल को मिला है। डिप्लोमेटिक मिशन फॉर ग्लोबल पीस करके ये संस्था ये अवार्ड देती है। नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 से मिला है रुमाना सिन्हा सहगल को। ये राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार 2021 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आप कैटेगरीज देख लीजिएगा कौन कौन सी होती हैं। जैसे ये नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार होता है, पंचायत विकास योजना पुरस्कार होता है, पंचायत पुरस्कार होता है, और ई पंचायत पुरस्कार होता है। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार होता है। तो ये है कुल मिला करके। उसके बाद ऑस्कर पुरस्कार आ गए। ऑस्कर में भी कुछ फिल्म वगैरह हमको याद रखनी होती हैं। कैटेगरीज वैसे बहुत सारी हैं, लेकिन कम से कम इतनी आपको पता होनी चाहिए जितनी यहाँ पर लिखी हैं। अब जैसे बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल ये मिला है एंथनी हॉपकिंस को, ठीक है, और किस फिल्म के लिए, फादर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल ये फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड को मिला है नोमैडलैंड के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल ये मिला है यू जंग यून को मिनारी फिल्म के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड क्लोए साव को मिला है नोमैडलैंड के लिए, और बेस्ट फिल्म ये किससे मिला है अवार्ड नोमैडलैंड को। तो बाफ्टा और इसके अवार्ड्स काफ़ी कॉमन है, याद रखने में आसान रहेगा। ऑस्कर और बाफ्टा के अवार्ड इस साल काफ़ी कॉमन है और याद रखने में आपको आसानी होगी। उसके बाद 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार भी आ गए, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो इसमें कैटेगरीज वैसे बहुत सारी हैं, लेकिन खाली ये वाली आप याद रखिए। जैसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड थप्पड़ को मिला, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड ओम राउत को तान्हाजी फिल्म डायरेक्ट करने के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष कैटेगरी में इरफान खान को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला कैटेगरी में तापसी पन्नू को इन्होंने दिया थप्पड़ फिल्म के लिए। बुक्स एंड ऑथर यहाँ पर देख लेते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस, ये इसके लेखक हैं समीर सोनी। उसके बाद नेम्स ऑफ द विमेन ये जीत थाइल ने लिखी है। सुपारी पालन करके फिल्म है, डॉक्टर शैलेंद्र जोशी ने लिखी है। उसके बाद मनोहर पर्रिकर पर किताब एक लिखी गई है, मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, ये नितिन गोखले ने किताब लिखी है उनके ऊपर। उसके बाद ओडिशा इतिहास, ये ओडिशा केसरी या फिर उत्कल केसरी हरे कृष्ण मेहताब ने लिखी है, इसको पीएम मोदी जी ने रिलीज़ किया था। डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर व्यक्ति दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र दर्शन, और डॉक्टर अंबेडकर आयाम दर्शन, ये 4 किताबें जो है किशोर मखवाना जी ने लिखी है, इसको पीएम मोदी जी ने रिलीज़ किया। उसके बाद बिलीव वॉट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये किताब लिखी है सुरेश रैना और खेल लेखक भरत सुंदरसन ने मिल करके लिखी है। एक तरीके से सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी रहेगी। और द क्रिसमस पिग लिखी है जेके रोलिंग ने। उसके बाद द क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड फॉर ऑल, ये किताब लिखी है आकाश रानीसन ने। द लिविंग माउंटेन, ये किताब अमिताभ घोष की है। द लिविंग माउंटेन जो है ये आने वाली उनकी किताब है।
वेयर अबाउट्स नाम की किताब है, लेखिका झुम्पा लाहिरी जो काफ़ी फेमस है, और उन्हीं की किताब का ये ट्रांसलेशन है जो उन्होंने इटालियन में लिखी थी, यास टॉव मीट्रोवो करके, उसी का इन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है वेयर अबाउट्स के नाम से। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट डेट्स थीम है, जो इंपॉर्टेंट है वही हमने लिया। जैसे अर्थार डे ये मनाया जाता है 27 मार्च को, इस बार इसकी थीम थी क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। राजस्थान दिवस 30 मार्च को होता है। उसके बाद इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे ये 2 अप्रैल को। उसके बाद खदान जागरूकता दिवस ये 4 अप्रैल को, और स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। उसके बाद सीआरपीएफ का शौर्य दिवस 9 अप्रैल को, होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को, सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को, जलियांवाला बाग नरसंहार ये तो हर साल हमको पता है 13 अप्रैल को होता है, और पगड़ी दिवस 13 अप्रैल को, और शगास रोग दिवस 14 अप्रैल को, अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को, हिमाचल दिवस 15 अप्रैल को, और वर्ल्ड वॉइस डे ये 16 अप्रैल को, सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को, और अर्थ डे ये होता है 22 अप्रैल को। ठीक है, और रिस्टोर आवर अर्थ इस बार थीम थी अर्थ डे की। और इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे ये 22 अप्रैल को होता है। शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति का दिवस 24 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को, और विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस ये 24 अप्रैल को, मलेरिया दिवस 25 को, और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को, शर्नोबिल आपदा स्मृति दिवस 26 अप्रैल को। ठीक है, अब डिफेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ वही जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस करेंगे। जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वज्र जो है अब शामिल कर ली गई है, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा अब वज्र को शामिल कर लिया है अपनी फ्लीट में। उसके बाद मडागास्कर के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के पहले संयुक्त पेट्रोलिंग का आयोजन यहाँ पर किया गया। यहाँ पर कौन सा जहाज़ गया था ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे हमारा जहाज़ गया था पोर्ट ऑफ कॉल करने के लिए आईएनएस शार्दुल, और वहाँ से जो जहाज़ शामिल हुआ था वो शामिल हुआ था एमएनएस ट्रोजोना। तो ये दोनों जहाज़ जो है पोर्ट ऑफ कॉल में शामिल हुए थे, जो मडागास्कर की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की पहली पोर्ट ऑफ कॉल हुई थी। उसमें भारत का जो जहाज़ गया था वो है आईएनएस शार्दुल। ठीक है, ये पूछ सकते हैं। वज्र प्रहार नाम से जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हम लोग करते हैं इस साल, ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है बकलोह नाम की जगह पर। उसके बाद शांतिर अग्रसेना ये पहला अपनी तरह का अभ्यास बांग्लादेश ने संचालित किया है, और इसमें कई सारे कंट्रीज शामिल हुए थे और भारत भी इसमें शामिल हुआ था। इसका नाम है शांतिर अग्रसेना। ठीक, नाम से ही पता चल रहा है कि बांग्लादेश का है। ठीक है, चौथी खेप आ चुकी है राफेल जेट्स की। ये जामनगर एयरबेस में आए थे ये जेट्स, और संयुक्त अरब अमीरात ने बीच में जो कह सकते हैं फ्यूल रिफिलिंग करने में मदद की। तो ये है कुल मिलाकर के। लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट अभी हाल में डिफेंस मटेरियल स्टोर्स और रिसर्च डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट जो कानपुर में है उत्तर प्रदेश में, इसने अभी एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है, जिसके लिए हमारे रक्षा मंत्री ने बधाई दी थी ट्विटर के माध्यम से। तो ये है कुल मिलाकर के। किसी को शायद ही पता हो कि अभी तक की डिफेंस मटेरियल स्टोर्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट कानपुर में भी है एक। तो ये मैंने इसलिए इस वजह से इसको शामिल किया है। यूपीजीके में हमसे पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में डिफेंस मटेरियल स्टोर्स रिसर्च और डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे, कानपुर में। या फिर ये नहीं पूछेंगे तो पूछेंगे कि लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट किसने बनाई है, तो कानपुर के स्टोर ने डेवलप करी है डीआरडीओ के साथ मिलकर। ठीक है, और इसका वजन जो है 9 किलोग्राम है। भारत और किर्गिस्तान का जो ये 8वां अभ्यास खंजर शुरू हुआ था। खंजर कहाँ पर हुआ? किर्गिस्तान के बिश्केक में। बिश्केक जो राजधानी किर्गिस्तान की, वहाँ पर खंजर का 8वां एडिशन हुआ था। ठीक है, डीआरडीओ ने सैनिकों के लिए विकसित की ऑक्सीजन वितरण प्रणाली ये विकसित की है, जो हम लोग कह सकते हैं SpO2 आधारित पूरक ऑक्सीजन वितरण प्रणाली है। और ये जो ऊंचाई वाले क्षेत्र में, हाई एल्टीट्यूड में जो सैनिक सेवाएं दे रहे हैं और जो कोविड-19 रोगी हो सकते हैं या संक्रमित हो सकते हैं, उनके लिए SpO2 आधारित टेक्नोलॉजी बनाई है, जिससे हाइपोक्सिया का खतरा ना हो उनको। भारत और फ्रांस का नौसेना अभ्यास 19वां एडिशन वरुण, ये कहाँ पर हुआ था? अरेबियन सी में इस साल, इस महीने अप्रैल 2021 में। और पनडुब्बी KRI नंगला 402 इसका रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था। ये किसकी पनडुब्बी है? ये इंडोनेशिया की है। तो ये KRI नंगला ये इंडोनेशिया की पनडुब्बी थी और इसमें 53 लोग सवार थे और ये खो गई थी और इसको ढूंढने में भारत ने मदद की। फाइनली ये नहीं मिली। तो भारत का जो डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल था, विशाखापट्टनम से भारत ने भेजा था सहयोग के लिए, लेकिन फाइनली ये पनडुब्बी नहीं मिल पाई थी। ऑबिचरीज में इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। चंद्रा नायडू का निधन हुआ है। ये भारत की पहली फीमेल क्रिकेट कमेंटेटर के नाम से जानी जाती थी, अब ये नहीं रही। और मैदावोलु नरसिम्हन, ये RBI के पूर्व गवर्नर ये नहीं रहे। इनको जो है बोलते हैं भारतीय बैंकिंग सुधारों के जनक। उसके बाद पंडित राजन मिश्रा ये नहीं रहे। ये बनारस घराने के प्रसिद्ध जो क्लासिकल सिंगर थे, ये नहीं रहे। बेसिकली ख्याल स्टाइल ऑफ सिंगिंग था, उनसे इनका संबंध था। UPGK में पूछ सकते हैं।
गवर्नमेंट स्कीम्स या फिर नई इनिशिएटिव्स जो लॉन्च हुई हैं भारत में, उनको देख लेते हैं। दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 जारी की गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने जारी किया था इसको, और लक्ष्य है इस नीति का बेसिकली कि कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, जो रेयर डिसीजेज हैं उनको कम करना, और इंडिजिनस रिसर्च को प्रमोट करना, और जिससे हम डिपेंडेंट ना हो फॉरेन रिसर्च के लिए रेयर डिसीजेस के मामले में, और लोकल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन को जो रेयर डिसीजेस के लिए बनेगी उसको बढ़ावा देना। पोषण ज्ञान नाम से एक रिपोजिटरी क्रिएट की गई है नीति आयोग के द्वारा, और इसमें भारत में जो सुपर फूड्स वगैरह हैं या फिर भारत की जो चिकित्सा पद्धति हैं उनको प्रमोट करने के लिए बेसिकली रिपोजिटरी लॉन्च की गई है। उसके बाद गांव और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव संकल्प से सिद्धि लॉन्च किया गया। संकल्प से सिद्धि पहले भी कर चुके हैं, ट्राइफेड ये बेसिकली करता है। ट्राइफेड इसमें वन धन विकास केंद्रों को एक्टिवेट करेगा संकल्प से सिद्धि के माध्यम से। और ये संकल्प से सिद्धि कैंपेन जो है 100 दिनों के लिए 100 गांवों में चलेगी, और देश के 1500 गांव जो है टोटल इसमें कवर किए जाएंगे। प्रत्येक क्षेत्र में 100 गांव, टोटल 1500 गांव इसमें कवर किए जाएंगे 100 दिनों में। आहार क्रांति मिशन अभी लॉन्च किया गया डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा। इसमें भारत के पारंपरिक पोषक आहार, स्थानीय फलों सब्जियों की उपचारात्मक शक्तियों और संतुलित आहार के गुणों से लोगों को रूबरू कराना है। और इतना सब कुछ भारत में मौजूद होने के बावजूद ये भूख की समस्याएं और कुपोषण की समस्याएं क्यों हो रही हैं, उससे निपटने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। ठीक है, ये है आहार क्रांति मिशन। ARC यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज की व्यवहारिक समीक्षा के लिए समिति गठन किया गया है, और इसमें जो अध्यक्ष कौन होंगे, इसको हेड करेंगे फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI सुदर्शन सेन। तो पहले तो याद रखिएगा, पूछ सकते हैं कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज की समीक्षा के लिए जो पैनल बनाया गया है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, सुदर्शन सेन। और कौन कौन शामिल है, उनका नाम दिया हुआ है यहाँ पर, कौन कौन इसमें शामिल है। विशाखा मुले, PN प्रसाद, रोहित प्रसाद, और अबाइजर दीवानजी और R आनंद, तो ये सब लोग शामिल हैं इसमें। तो 6 सदस्यीय पैनल जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करेगा कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हमारे फाइनेंशियल सेक्टर इकोसिस्टम में कैसे काम कर सकती हैं। तो RBI ने इसको कंस्टिट्यूट किया है 6 सदस्यीय पैनल को, और हेड कौन कर रहे हैं, सुदर्शन सेन। जेंडर संवाद कार्यक्रम अभी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया था, और डे NRLM स्कीम और इवाज करके जो है ये जो जॉइंट इनिशिएटिव है इन दोनों का, और लिंग संबंधी हस्तक्षेपों के बारे में जागरूकता पैदा करना कुल मिलाकर उद्देश्य है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के बारे में हम लास्ट मंथ भी बात कर चुके हैं। 945 करोड़ रुपए का कॉर्पस है इसमें, और स्टार्टअप्स को प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश और व्यावसायीकरण की समझ डेवलप करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी इस कोष से। ठीक है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर में सबसे पहला ये है कि खेलो इंडिया योजना पहले जो 2021-22 तक थी, अब इसको 2025-26 तक बढ़ा दिया है। ये ईयर याद रखिएगा, ये पूछ सकते हैं कि कब तक बढ़ाया गया, 2025-26 तक। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है मेनली। तो ठीक है, गर्ल गैंग करके एक सॉन्ग जो है गिन विगमोर ने गाया है, ये आधिकारिक गीत होगा 2022 में जो ICC का विमेन वर्ल्ड कप होने वाला है उसका ये ऑफिशियल सॉन्ग होगा गर्ल गैंग। ठीक है, कब खेला जाएगा, ये अप्रैल मतलब मार्च से अप्रैल तक चलेगा। न्यूजीलैंड में खेला जाना है ये 2022 में। ठीक है, ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा ये। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप ये दिल्ली में हुआ है, और इसमें भारत ने कितने स्वर्ण कितने रजत जीते हैं एक बार देख लीजिएगा। 15 स्वर्ण, 9 रजत और 6 ब्रॉन्ज जीते हैं भारत ने, ये आपको पता होना चाहिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल कर लिया है इसमें, और जब विमेन इवेंट होगा, मेल इवेंट होगा, दोनों में योगासन एज अ स्पोर्ट्स शामिल कर लिया गया है। बहरीन ग्रैंड प्री किसने जीती है, लेविस हैमिल्टन ने। ठीक है, बस 2023 AIBA पुरुष विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पर होगी, ताशकंद में होगी। ठीक है, याद रखिएगा, ताशकंद 2023 में होगी। AIBA पुरुष विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये होगी 2023 में ताशकंद में। फीफा ने पाकिस्तान और चैड के जो फुटबॉल संघ है उसको निलंबित कर दिया है। ये कहा है कि सरकार जो हस्तक्षेप कर रही है उसको हटा लेगी वहाँ की सरकारें, तो इसको फिर से शामिल कर लेंगे। तो हमसे पूछ सकते हैं कि फीफा ने अभी किस देश के फुटबॉल संघों को अभी हटा दिया है, तो चैड के फुटबॉल संघ को हटाया और पाकिस्तान के फुटबॉल फेडरेशन को अभी रिमूव कर दिया है। उसके बाद अनियन मिथुन करके हैं, दक्षिण एशियाई वुशु टूर में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, और ये भारतीय टीम में पहुंचने वाले दक्षिण भारत के पहले वुशु खिलाड़ी हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है कि मतलब ये दक्षिण भारत से पहले वुशु प्लेयर हैं। ठीक है, जो अभी भारतीय टीम में शामिल हुए हैं और इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता है। ये आपका दक्षिण एशियाई वुशु टूर ये कहाँ पर चल रहा था, नेपाल में। पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकच ने मियामी ओपन फाइनल जीत लिया है, ये बस आपको याद रखना है। हमसे पूछेंगे डायरेक्टली कि मायामी ओपन फाइनल किसने जीता है, तो ह्यूबर्ट हरकच हम वहाँ पर चूज़ करेंगे अपने ऑप्शंस में। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस का उद्घाटन अभी किया गया है।
जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी में रोइंग स्पोर्ट्स के लिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो यहाँ पर बना है। ठीक है, ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद ये 2021 सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, इसका आयोजन जो है अलमाटी कजाकिस्तान में किया गया। भारत ने इसमें कितने जो है मेडल जीते हैं ये एक बार देखना जरूरी है। भारत ने कुल मिलाकर इसमें 14 पदक जीतकर तीसरा स्थान पदक तालिका में हासिल किया है। ठीक है, और 5 गोल्ड और 3 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज भारत ने कुल मिलाकर इसमें जीते हैं। ये आप याद रखिएगा बस, ये हाईलाइटेड पोर्शन कि पदक तालिका में भारत तीसरे स्थान पर है, कुल मिलाकर 14 मेडल जीते। और ये चैंपियनशिप हुई कहाँ पर थी? अलमाटी कजाकिस्तान में। प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड इस मंथ का किसे मिला है? भुवनेश्वर कुमार को। प्लेयर ऑफ द मंथ मैंने आपको बताया था आईसीसी ने शुरू किया है, हर मंथ जो सबसे अच्छा खिलाड़ी होता है उसको ये अवार्ड मिलता है। प्लेयर ऑफ द मंथ सबसे पहला जब शुरू हुआ था तो ऋषभ पंत ने जीता था, और ये तीसरे महीने का जीता है भुवनेश्वर कुमार ने। एमिलिया रोमांगना F1 ग्रैंड प्री किसने जीती है? मैक्स वर्स्टैपेन ने। मैक्स वर्स्टैपेन, बस इतना देखना जरूरी है। मीराबाई चानू ने ताशकंद में क्लीन एंड जर्क वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर क्रिएट कर दिया एक, तो ये देख सकते हैं। तो 49 kg कैटेगरी में इन्होंने क्लीन एंड जर्क में 190 किलोग्राम वजन उठाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, और कुल मिलाकर इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था इस इवेंट में। अर्जुन कल्याण जो है हमारे 68वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। सबसे पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे भारत के शतरंज में? विश्वनाथन आनंद। मैनचेस्टर सिटी ने लीग कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है, बस इतना आपको याद रखना है। 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने। किसको हराया था? स्टेफनोसोव, इनको हराया था कुल मिलाकर, आप देख लीजिएगा। स्टेफनोस सिपास करके इनका नाम है। इंपॉर्टेंट समिट्स में देख लेते हैं। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की दूसरी मीट हुई थी, और इसमें कुल मिलाकर ये इटली ने अध्यक्षता की थी इसकी, और इसमें भारत की तरफ से कौन शामिल हुए थे? निर्मला सीतारमण जी इसमें शामिल हुई थी। वर्ल्ड बैंक IMF की 103वीं मतलब 103rd विकास समिति, ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी, और इसमें भी निर्मला सीतारमण जी ने भाग लिया था भारत की तरफ से। 6th रायसीना डायलॉग, ये जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि रायसीना डायलॉग रायसीना हिल्स में नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ, और ये 13 से 16 अप्रैल के बीच हुआ था। इसकी थीम एक बार देख लीजिएगा। पिछली बार ये 3 लगातार यूपीपीसीएस के एग्जाम में रायसीना डायलॉग से क्वेश्चन पूछा था। इस बार इसकी थीम है वायरल वर्ल्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। ये इसकी थीम है, वायरल वर्ल्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। IAF यानी इंडियन एयर फोर्सेस के कमांडर्स का सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। जलवायु पर जो लीडर समिट हुई थी, ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी। वैसे पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर की 5वीं वर्षगांठ के रूप में इसको मनाया गया। ठीक है, और इसको होस्ट किया था प्रेसिडेंट USA के जो बाइडेन ने। ये पूछ सकते हैं कि जलवायु पर ये लीडर समिट ऑन क्लाइमेट की अध्यक्षता किसने की? USA ने की थी, जो बाइडेन ने। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी, वेन्यू कोई नहीं। ये समिट की थीम एक बार देख सकते हैं, आर कलेक्टिव स्प्रिंट टू 2030, ये इसकी थीम थी। बोआओ फोरम फॉर एशिया 2021 से चाइना में हुआ था, बस ये आपको देखना है। रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स में ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 आई थी। इसमें कोई वैसे इंडेक्स नहीं आया, लेकिन उन्होंने बताया कि कोविड-19 पैंडेमिक के बावजूद काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी वैश्विक स्तर पर विंड एनर्जी में। विंड एनर्जी करीब 93 गीगावाट पूरे सारे विश्व को मिलाकर के ये ऊर्जा क्षमता बढ़ गई। विंड एनर्जी से आने वाली ऊर्जा के माध्यम से 93 गीगावाट में वृद्धि हुई है। ये था कुल मिलाकर के। पूछ सकते हैं कि ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 किसने जारी की है? तो ग्लोबल ये जारी किया गया है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा। जेंडर गैप इंडेक्स 2021 आ चुका है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है इसको। जेंडर गैप इंडेक्स में टॉप पर कौन है? आइसलैंड। टॉप पर होने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर लैंगिक समता नहीं है, इसका मतलब है लैंगिक समता है। जो सबसे नीचे है वहाँ पर लैंगिक समता सबसे खराब है। जैसे अफगानिस्तान लास्ट में है, तो यहाँ पर लैंगिक समता सबसे खराब है। भारत की रैंक यहाँ पर क्या है? भारत 140वें स्थान पर है इसमें, ये याद रखिएगा जरूर। भारत की रैंकिंग पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो जारी किया है उसमें भारत की रैंक कितनी है? 140वीं। इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। आइसलैंड के बाद फिनलैंड है, फिर नॉर्वे है, फिर न्यूजीलैंड है, फिर स्वीडन है, और लास्ट में अफगानिस्तान है। फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची आ चुकी है। फोर्ब्स में फिर से जेफ बेजोस ने अपना स्थान काबिज कर लिया। तो जेफ बेजोस जो है ये फोर्ब्स के हिसाब से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनकी वर्थ 177 बिलियन आकी है फोर्ब्स ने। उसके बाद इलॉन मस्क हैं, फिर बर्नार्ड आर्नल्ट हैं। मुकेश अंबानी जो है वैश्विक स्तर पर 10वें स्थान पर है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, 84.5 बिलियन की वर्थ के साथ मुकेश अंबानी वैश्विक स्तर पर 10वें स्थान पर है।
टॉप 3 और मुकेश अंबानी की रैंकिंग जरूर देख लीजिएगा 10th, बस ये आपको याद रखना है। फोर्ब्स और टाइम्स ये सब अलग अलग जारी करते हैं, इस वजह से देखते रहिएगा इसको। फोर्ब्स की और टाइम्स की जरूर एक बार देख लीजिएगा। एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ 2020, ये शंघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, फिर स्टैनफोर्ड है, फिर कैम्ब्रिज है, हमेशा इन्हीं को जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड मिलता है हमेशा। वैसे तो ये पूछा भी नहीं जाता है। भारत की तरफ से कौन कौन से इंस्टीट्यूट इसमें शामिल हुए हैं, इसमें कलकत्ता यूनिवर्सिटी को इन्होंने स्थान दिया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु को और IIT मद्रास को, तो ये एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021, ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट और फेसबुक ने मिलकर जारी किया है। वैश्विक स्तर पर भारत की रैंक क्या है, 49वीं है, ये जरूर याद रखिएगा। और टॉप 3 कम से कम देख लीजिएगा, स्वीडन, US और स्पेन। टॉप 3 कंट्रीज है स्वीडन, US और स्पेन, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। और नीचे के टॉप 5 वैसे देखना जरूरी, ज़्यादा नहीं है इसमें। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में जो है इंडिया की रैंक जरूर देख लीजिएगा। इंडिया की रैंक है 84वीं और टॉप पर इस बार रहा है जापान। कभी जापान आ जाता है टॉप पर, कभी सिंगापुर आ जाता है, कभी दोनों टॉप पर आ जाते हैं, तो इस बार जापान है। ठीक है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स लेटेस्ट 2021 में टॉप पर कौन है, जापान। इसको इस तरीके से पूछते हैं हमारे एग्जाम में कि विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कौन सा है, तो उसके में आप लगाएंगे जापान। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आ चुका है और ये इस साल पूछे जाने की पूरी संभावना है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स एंड फ्रंटियर्स जारी करता है, जिसको इंग्लिश में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स बोलते हैं। टॉप पर नॉर्वे है और फिर फिनलैंड है, फिर डेनमार्क है। टॉप 3 कम से कम जरूर देख लीजिएगा। चाइना की रैंकिंग 177वीं है। भारत की रैंकिंग जो है 142वीं है 180 कंट्रीज़ में, और पिछले साल भी 142वीं थी। मतलब 2020 में भी 142वां स्थान दिया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने इंडिया को, और इस साल भी 142वां ही दिया है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भी आ चुका है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। टॉप पर है स्वीडन और भारत की रैंक है इसमें 87वीं, टोटल 115 कंट्रीज़ में से। बाद में बॉटम ये दी गई है, बॉटम में से ज़्यादा पूछी नहीं जाती है, टॉप वाली जरूर देख लीजिएगा। स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया। उसके बाद भारत साल 2020 में बना तीसरा सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश। तो 2020 में भारत ने खूब खर्चा किया है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर किया है। तो सीपरी की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत तीसरे स्थान पर है, जो वर्ल्ड के मिलिट्री स्पेंडर कंट्रीज है उनमें से। सबसे टॉप पर तो US है ऑब्वियसली, फिर चाइना है, फिर इंडिया है। अब की बार सरप्राइजिंगली इंडिया जनरली 6-7 पे होता था 1-2 साल पहले, लेकिन अब 3rd पे आ गया है मिलिट्री स्पेंडिंग में। फिर रशिया है, फिर UK है। ठीक है, तो ये है कुल मिला करके। सेक्शन वाइज न्यूज़ डिस्कस करने के बाद अब देखेंगे यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ में वो सारी न्यूज़ जो हमने पढ़ी है उनको रिवाइज करेंगे, और कुछ ऐसी न्यूज़ इवेंट्स जिसको किसी भी सेक्शन में नहीं डाल सकते थे उसको भी यहाँ पर कवर कर लेंगे। सबसे पहला हमारा एमसीक्यू है, किस देश ने हाल ही में कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला पशु टीका यानी कि एनिमल वैक्सीन को लॉन्च किया है। एनिमल वैक्सीन को लॉन्च किया है रशिया ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही है हमारा ए, रशिया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रबंधन संस्थान जम्मू यानी कि IIM जम्मू में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस केंद्र का वर्चुअल मोड में उद्घाटन किया है। तो आनंदम ये सेंटर फॉर हैप्पीनेस ये अभी इनॉग्रेट किया रमेश पोखरियाल जी ने। ऑप्शन नंबर बी। हमसे पूछ सकते हैं कि आनंदम सेंटर फॉर हैप्पीनेस किस IIM में खोला गया है, तो IIM जम्मू में। 3 स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन की। पहला है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अध्यक्षता कर रहे हैं गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती मनाने के लिए जो उच्च आयोग सृजित किया गया है उसकी, सही है ये। उसके बाद है कि नॉर्थ कोरिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा टोक्यो ओलंपिक में कोविड कंसर्न्स की वजह से, ये भी सही है। और जो कंट्री का 5th रॉकेट लॉन्च साइट जो बनाई जा रही है चाइना में, निंगबोम बनाई जाएगी, वहाँ पर चाइना की 5वीं रॉकेट लॉन्च साइट होगी, तो ये सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये इंडिविजुअली भी हमसे पूछ सकते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। कौन सा देश जो है टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है कोविड की वजह से, ये पूछ सकते हैं, तो इसका आंसर नॉर्थ कोरिया होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने वैश्विक जलवायु पर एक आभासी नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए भारतीय प्रधानमंत्री सहित 40 वैश्विक नेताओं को आमंत्रित किया था। तो ये क्लाइमेट पर जो लीडर समिट हुई थी उसकी अध्यक्षता जो बाइडेन ने की थी और सभी को आमंत्रित भी किया था। इसको हम देख चुके हैं, इसकी थीम भी देख चुके हैं सेक्शन वाइज न्यूज़ में। समिट जब हमने पढ़ी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। चाइना और ईरान ने 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, सही है। 85 दिनों में दुनिया में सबसे तेज़ी से 10 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा करने वाला कंट्री इंडिया बना था। ऑब्वियसली अपनी जनसंख्या के हिसाब से तो हम काफ़ी पीछे हैं वैसे। बिहार विधानसभा के ने जो है विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 को पारित कर दिया था, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन सही है। हाल ही में पूर्वी कैरेबियाई द्वीप पर लॉ सॉरियर ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी में 450 गीगावाट पावर जनरेशन अचीव करना है, ये भी सही है।
आंसर है हमारा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट है इसमें। ये वैसे बार बार आता रहता है, लेकिन हमने एक बार फिर से इसको रिमाइंड करवा दिया आपको। ये आपको रटा होना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। अलग अलग स्टेट्स अपने कर्व को फ्लैट करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। अभी तो काफ़ी सिचुएशन काफ़ी डायर हो गई थी मिड अप्रैल में। तो किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने क्रशिंग द कर्व नाम से टीकाकरण अभियान शुरू किया था? तो क्रशिंग द कर्व चलाया था केरल ने, यानी कर्व को फ्लैट करना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने दुनिया का सबसे पहला माइक्रो सेंसर बेस्ड विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर अभी जो है नैनो स्निफर जिसका नाम है, इसको लॉन्च किया है? तो इसको हमारे शिक्षा मंत्री जी ने लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर ए, रमेश पोखरियाल जी ने ही। लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा किसने लॉन्च किया। इसमें हमसे पूछ सकते हैं कि इसको बनाया किसने। तो आईआईटी बॉम्बे के इंक्यूबेटेड स्टार्टअप जिसका नाम है नैनो स्निफ टेक्नोलॉजी, इसने बनाया है नैनो स्निफर। और ये विश्व का पहला माइक्रो सेंसर आधारित एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर है, यानी किसी भी तरह के एक्सप्लोसिव का पता लगा सकता है ये मात्र 10 सेकेंड में। ठीक है, और इसकी मार्केटिंग जो है वेहान टेक्नोलॉजी द्वारा की जा रही है, जो पूर्व दिल्ली आईआईटी से इंक्यूबेटेड एक स्टार्टअप है। तो ये सब जानकारी यहाँ होनी चाहिए इस नैनो स्निफर के बारे में। और बाकी लॉन्च किसने किया है ये हमने आपको बता ही दिया है। हाल ही में किस बैंक ने तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 484 मिलियन डॉलर स्वीकृत किए हैं? ये भी स्वीकृत किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस सोशल मीडिया ऐप के 533 मिलियन यूजर्स का निजी डेटा हैकर्स फोरम पर लीक किया गया था? ऑब्वियसली ये फेसबुक है, फेसबुक का डेटा लीक हुआ है अभी फिर से। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि चाइना जो है आर्कटिक महासागर में पोलर सिल्क रोड का निर्माण कर रहा है, काफ़ी दिन से न्यूज़ में है। सही है ये पहला स्टेटमेंट। और कृषि के क्षेत्र में एआई सॉल्यूशंस को बेहतर बनाने के लिए गूगल, माईगॉव और HUL आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एग्रीकल्चरल हैकाथॉन यहाँ पर शुरू किया गया था। सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर है यहाँ पर हमारा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। इसमें फिर अगला है पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज इंडिपेंडेंट चार्ज जिनका है मनसुख भाई मंडाविया, इन्होंने फ्लैग ऑफ किया था क्रूज सर्विस दीव से किस पोर्ट के लिए गुजरात तक 31 मार्च 2021 को? तो दीव से हजीरा सूरत तक के लिए इन्होंने फ्लैग ऑफ किया था क्रूज सर्विस को। ऑप्शन नंबर ए। हजीरा से दीव तक ये क्रूज सर्विस चलने वाली थी। ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा जो क्वेश्चन है इसमें 2 स्टेटमेंट हैं। पहला है कि एक हफ्ते के लिए जो स्वेज नहर को जिसने ब्लॉक करके रखा था जहाज, इसका नाम है एवर गिवन। सही है ये। इस जहाज का नाम पूछ सकते हैं बिल्कुल हमारे एग्जाम में कि किसने ब्लॉक किया था। और ब्राज़ील के फॉरेन मिनिस्टर ने अभी रिज़ाइन कर दिया था क्योंकि उन्हें क्रिटिसाइज़ किया गया था कोविड-19 वैक्सीनेशन के ऊपर। तो ये भी हमसे पूछ सकते हैं कि किसने इस्तीफ़ा दे दिया इस बात के लिए। हमारा आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। ठीक है, अर्नेस्ट ओर्जो ने कोरोना वायरस में टीके की कमी पर इनकी आलोचना की गई थी तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 26 से 28 मार्च 2021 तक विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन कहाँ पर किया? तो तब कोविड-19 उतना नहीं चल रहा था, तो ये भुवनेश्वर में हुआ था। ये ऑनलाइन माध्यम से नहीं हुआ था, ये भुवनेश्वर में बाकायदा एक इवेंट हुआ था जब तक सेकेंड वेव स्ट्रांग नहीं हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि किस देश की नौसेना ने लक्षद्वीप के पास फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन लॉन्च किया? ये अभी किया है यूएस की नेवी ने यहाँ पर आकर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी बेसिकली यूएस नेवी। इनमें से किस राज्य ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो फ्लिपकार्ट है इसको एशिया में अपना सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र स्थापित करने के लिए 140 एकड़ के आवंटन की मंजूरी दी है? अभी हरियाणा ने कहा है कि फ्लिपकार्ट को 140 एकड़ मंजूर कर देंगे जिससे वो एशिया का सबसे बड़ा प्रोक्योरमेंट यहाँ पर खोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है कि इसमें 3 स्टेटमेंट है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और जनजातीय मामलों के मंत्री ने अनामय नाम से एक ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव ये शुरू किया है। तो इसका कुल मिलाकर क्या उद्देश्य है? आदिवासी समुदायों के स्वास्थ्य और पोषण के स्टेटस को बढ़ाना, ठीक है, उसके स्तर को बढ़ाना और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के प्रयासों को कन्वर्ज करना। ठीक। और अनामय पिरामिल फाउंडेशन बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा समर्थित एक मल्टी स्टेक प्लेटफॉर्म रहेगा। ठीक है, सही है, मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है अनामय के बारे में। तो अनामय से अब कुछ भी आ जाए इससे बाहर नहीं आएगा। आपको पता है अनामय क्या है, क्या काम करेगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किसने इसको लॉन्च किया। हाल ही में किस देश ने सड़क निर्माण परियोजना के लिए नेपाल को अभी 800 करोड़ नेपाली रुपए दिए हैं? तो भारत ने दिए थे और ये एकदम मंथ की शुरुआत की न्यूज़ थी, इसको नोट करिएगा। 800 करोड़ नेपाली रुपए भारत ने नेपाल को सड़क निर्माण परियोजना के लिए प्रोक्योर किए हैं।
केंद्र सरकार ने विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम की स्कीम शुरू की है। 10 राज्यों में शुरू किया जाएगा। मार्च 2022 तक संपूर्ण देश में लागू करने की योजना है और इसे भूमि के लिए आधार यानी आधार फॉर लैंड के रूप में वर्णित किया जा रहा है। और जो ULPIN सिस्टम रहेगा, ये 14 डिजिट का एक अल्फा न्यूमेरिक यूनिक आईडी जो है हर लैंड के टुकड़े को ये दिया जाएगा और मतलब जिसकी लैंड होगी उसको अलॉट किया जाएगा। मतलब जैसे हमारे पास अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर है आधार नंबर के रूप में, वैसे ही लैंड के यूनिट के लिए भी ये सरकार जो है अलॉट करेगी हर लैंड के यूनिट के लिए। तो इस तरीके से रहेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही है डी। हमसे पूछ सकते हैं कि जो आपका UL पिन है ये कितने अल्फा न्यूमेरिक नंबर का रहेगा, मतलब अल्फा न्यूमेरिक इसमें कितने डिजिट्स होंगे, तो होंगे 14। ये पूछ सकते हैं आपसे। और शुरुआत में 10 स्टेट में लागू किया जा रहा है। हाल ही में रॉकेटरी नाम की एक फिल्म का ट्रेलर जो है आया था। नंबी नारायण किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑब्वियसली वो साइंटिस्ट हैं। ऑप्शन नंबर ए। अमेरिकन क्लाइमेट इन्वॉय जॉन कैरी, बाइडन ने इन्हें भेजा था। ये भारत की यात्रा पर थे, मोदी जी से मिले थे ये अप्रैल फर्स्ट वीक में। 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में कॉरपोरेट और आयकर का कुल संग्रहण 9.45 लाख करोड़ रुपए हुआ है। ये कभी कभी पूछ लेते हैं, तो इसको आप नोट करिएगा। कैबिनेट ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में 10,900 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी है। ये भी एक बार देख सकते हैं। हमारा आंसर सही है इसमें डी। सारे स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कृषि विश्वविद्यालयों में से किसे विशेष विश्वविद्यालयों की श्रेणी में चांसलर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? चांसलर अवार्ड के लिए चुना गया है केरल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी को। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार साल 2020 में भारत का कर्ज GDP अनुपात 74% से बढ़कर 2021 में कितना हो गया था? ये हो गया था 90%। ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा ये IMF का है, ये इकोनॉमिक सर्वे का नहीं। इकोनॉमिक सर्वे में हो सकता है कुछ और दिया हो। तो डेट GDP रेशियो इंडिया का अब कितना है? 90% IMF के हिसाब से। IPL का जो संस्करण शुरू हुआ है 9 अप्रैल 2021 को, ये कौन सा वर्जन है? ये है 14वां संस्करण, 14th। अगला क्वेश्चन कॉपीराइट संशोधन अधिनियम के बारे में। भारत ने कॉपीराइट संशोधन नियम 2021 को अमेंड किया है और 30 मार्च के नोटिफिकेशन के तहत अधिसूचित किया है। भारत में कॉपीराइट के लिए अधिनियम 1957 और फिर कॉपीराइट नियम 2000 कॉपीराइट रूल्स 2013 के तहत कानून है कॉपीराइट के लिए। कॉपीराइट नियम 2013 को अंतिम बार वर्ष 2016 में संशोधित किया गया था। तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। आंसर हो जाएगा इसमें डी। तो कॉपीराइट के बारे में कोई भी पूछ लें तो इसमें आप बता सकते हैं। हाल ही में किसने 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव लॉन्च किया? ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव लॉन्च किया हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ऑप्शन नंबर सी। तो ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना चाहता है। हमारा ओवरऑल टारगेट है टीबी को भारत से एलिमिनेट करने का 2025 तक। हाल ही में किसने देश में हनी मिशन को बढ़ावा देने के लिए मधु क्रांति पोर्टल और नैफेड के हनी कॉर्नर ये जो पोर्टल है इसको लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल डैश ने अक्टूबर 2020 में सबसे तेज 2 एकल साइकिलिंग में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया था। इनका नाम क्या है कर्नल का? कर्नल भरत पन्नू इनका नाम है। ठीक है, भरत पन्नू। आर्मी ऑफिसर भरत पन्नू ने 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है फास्टेस्ट सोलो साइकिलिंग के लिए। इनके रिकॉर्ड को भी देख लेते हैं एक बार। तो इनका पहला रिकॉर्ड क्या है? लेह से मनाली 472 किलोमीटर के डिस्टेंस को इन्होंने 35 और 25 मिनट में कवर कर लिया था। और दूसरा इनका रिकॉर्ड है, इन्होंने 5,942 किलोमीटर लंबा जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर है पूरा, इस रूट को इन्होंने पूरा जो है साइकिल से कवर किया था, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को, कुल 14 दिन 23 घंटे और 52 मिनट में। तो ये 2 रिकॉर्ड है इनके रिकॉर्ड को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। कम से कम जो ये किलोमीटर वाला जो है लेह से मनाली 472 किलोमीटर और पूरा गोल्डन क्वाड्रिलेटर इन्होंने कवर किया जो कि करीब 5942 किलोमीटर लंबा है। तो ये रिकॉर्ड बनाया भरत पन्नू ने। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका ने ताड़ के तेल और ताड़ के बागानों के आयात ताड़ के बागानों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब ताड़ का तेल नहीं खरीदेगा अब श्रीलंका, क्योंकि वहाँ पर इतने ज़्यादा ताड़ के पेड़ हो चुके हैं कि उनको वहाँ पर ही देखना है और ताड़ के पेड़ों से तेल निकालना है। अब उन्हें नया नहीं चाहिए। ये है कुल मिला करके। उसके बाद भारत की उषा राव मुनारी ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की अंडर सेक्रेटरी जनरल और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर की आधिकारिक पोस्ट जो है संभाल ली थी। तो इंडियन ओरिजिन की थी और इंडियन ओरिजिन के पर्सन को अगर बाहर किसी बड़ी संस्था में कोई बड़ी पोस्ट मिलती है तो हमसे पूछा जाता है। हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 बोथ करेक्ट।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट्स के लिए प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दे दी है। किसकी अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया था? तो मंत्रिमंडल की इस बैठक की अध्यक्षता ऑब्वियसली प्रधानमंत्री जी ने की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही है ए। ब्रिक्स वित्त मंत्रियों की बैठक के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। भारत ने इस बैठक की अध्यक्षता की। ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक की वर्चुअल मेजबानी भारत ने की थी, सही है। उसके बाद भारत की तरफ से कौन शामिल हुए? शक्तिकांत दास हमारे आरबीआई गवर्नर और निर्मला सीतारमण जी, दोनों सही है। आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 6 से लेकर 17 साल के मरीजों के इलाज के लिए अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर दवा को मंजूरी दे दी है? तो अभी मंजूर किया अमेरिका ने इस दवा को। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ मिलकर गरीब देशों को संरक्षण और जलवायु गतिविधियों के लिए फंड देने की सलाह के लिए एक जलवायु परिवर्तन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ये करेंगे। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में परमाणु सक्षम सतह पर मार करने वाली ये बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किसने किया है? शाहीन जो ये सीरीज है ये पाकिस्तान की है। ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रमाइसेस टेनेंसी ऑर्डिनेंस अभी हाल में पास किया है। और भारत वित्त वर्ष 2020-21 में सबसे अधिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी एफपीआई पाने वाला देश बनकर के उभरा है। तो यहाँ पर सही है दोनों स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर 1 और 2 बोथ करेक्ट। दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा कंपनी है लॉन्गी ग्रीन। अभी हाल में इसने हाइड्रोजन एनर्जी के बाजार में भी प्रवेश किया है। ये कंपनी कहाँ की है लॉन्गी ग्रीन? ये चाइना की कंपनी है। ऑप्शन नंबर ए। इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन फोरम अभी हाल में शुरू किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा ऑनलाइन रोग निगरानी मंच भारत ने अभी इसमें लॉन्च किया है और भारत की अपनी तरह की एक उन्नत डिजिटल निगरानी प्रणाली अपनाने वाला पहला देश है जिसमें इतने सारे लोगों का यहाँ पर डेटा होगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट सही है सारे। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। भारतीय रेलवे ने चेनाब पुल का जो आर्च है उसको पूरा कर लिया है। ठीक है, आर्च क्लोजर अब पूरा हो चुका है और ये जो है वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के रूप में बहुत दिन से बन रहा है, 2-3 साल से, लेकिन अब ये पूरा होने वाला है। इसकी टोटल लेंथ ध्यान रखिएगा 1.315 किलोमीटर और ऊंचाई आपको बताई दिया 359 मीटर ऊंचा ये पुल रहेगा। चेनाब नदी पर बन रहा है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, ऑल ऑफ द अबव। हाल ही में ब्रिटेन स्थित भुगतान प्रणाली कंपनी एसीआई ने डिजिटल भुगतान पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में कौन सा देश डिजिटल भुगतान में पहले स्थान पर है? डिजिटल पेमेंट में पहले स्थान पर इनका मानना है कि भारत है। ऑप्शन नंबर ए है। अब इसमें हमको सही कथन चुनना है। भारत की बहुचर्चित क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनी वजीर एक्स ने नॉन फंजिबल टोकन्स के लिए भारत का पहला मार्केट प्लेस लॉन्च किया है। अगला स्टेटमेंट है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने अप्रूव किया हाल में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 4 अप्रैल 2021 से। यहाँ डेप्ट इंसॉल्वेंसी नहीं बैंक्रप्सी लिखा जाना चाहिए। ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा इस तरीके से। फिर अगला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि 2000 जो डिसेंडेंट्स हैं फ्रीडम फाइटर्स जो बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट जिन लोगों ने किया था उनके 2000 वंशजों को मुक्त योद्धा स्कॉलरशिप स्कीम के तहत भारत स्कॉलरशिप देगा। ये भी सही है। आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑल ऑफ द अबव। सारे स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इनमें से किस आईआईटी के प्रोफेसर्स ने अभी एक हैप्टिक वॉच डेवलप की है? हैप्टिक वॉच टच सेंसिटिव है और जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उसको टच करके समय का पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये किसने डेवलप किया है? आईआईटी कानपुर के रिसर्चर्स ने, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर्स ने बेसिकली बनाया है इसको। हैप्टिक वॉच यानी जो है डायल को टच करेंगे या विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्ति तो उनको टाइम पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पर सेटअप किया जाना है? रामगुंडम तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। ठीक है, 5 डे ट्यूलिप फेस्टिवल जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया था 3 से 7 अप्रैल के बीच। उसके बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी ने ट्यूलिप फेस्टिवल इनॉग्रेट किया। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है ये पब्लिक के लिए, टूरिस्ट के लिए खोला गया था 25 मार्च से। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए, श्रीनगर में है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही हो रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है जो ओपन किया गया था 25 मार्च को? श्रीनगर में है। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी एयरपोर्ट का उद्घाटन किसने किया है? वहाँ के सीएम ने किया है, वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी ने। ऑप्शन नंबर डी।
इस क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट हैं। पहला है कि पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी ने रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था, सही। उसके बाद है कि रशिया प्लान कर रहा है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एग्जिट करने का और अपना खुद का स्पेस स्टेशन जो है बनाना चाहता है 2025 तक, ये भी सही है। आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा कंट्री जो है अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है 2025 तक, तो वो रशिया है। उसके बाद इंडिया का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रिगैसिफिकेशन यूनिट जो है 8 अप्रैल 2021 को जयगढ़ टर्मिनल जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में है यहाँ पर भारत को प्राप्त हुआ, मतलब ये शुरू हुआ भारत में फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रिगैसिफिकेशन यूनिट, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, ऑल ऑफ द अबव। जितने भी भारत में फर्स्ट वाले यानी कि भारत का पहला, इंडिया फर्स्ट वाली चीज़ें हैं, ये हमारे एग्जाम में इंडिविजुअली पूछ जाने की बहुत संभावना रहती है, खासकर यूपीपीसीएस में। इसको ध्यान रखिएगा कि भारत का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रिगैसिफिकेशन यूनिट कहाँ पर शुरू हुआ है, तो जयगढ़ टर्मिनल रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। यूपी के सीएम ने अभी हाल ही में कमिश्नरेट सिस्टम कहाँ पर दोबारा से लागू कर दिया है, ये कानपुर और वाराणसी में फिर से कमिश्नरेट प्रणाली लागू हो गई है। इसके बारे में आपको पता होगा कि पुलिस को ज़्यादा पावर्स मिल जाती हैं, जिले के डीएम से उन्हें ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं होती है। वित्त मंत्रालय के तहत संचालित नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट के अनुसार नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में कौन से राज्य का योगदान सबसे ज़्यादा, ये बताना है। तो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में सबसे ज़्यादा योगदान करता जो राज्य है वो है वेस्ट बंगाल। दूसरे नंबर पर आता है आपका उत्तर प्रदेश, सेकंड पर है इस मामले में, और महाराष्ट्र थर्ड पर है, ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। हाल ही में भारत का पहला 14 लेन वाला डैश एक्सप्रेसवे जनता के लिए खोल दिया गया है। तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बहुत दिन से बन रहा है, 14 लेन का भारत का पहला एक्सप्रेसवे होगा ये, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय सेना के पहले मिलिट्री सेवा फार्म हुआ करते थे। मिलिट्री फार्म बेसिकली मिलिट्री पर्सनस को अच्छा जो फार्म वाला मिल्क वगैरह उपलब्ध करवाने के लिए होते थे, तो अब ये फार्म बंद किए जा रहे हैं। हमको ये बताना है कि भारत में पहला मिलिट्री फार्म कब कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था। ये इस्टेब्लिश किया गया था इलाहाबाद में 1 फेब 1889 को इलाहाबाद में। ये यूपी से रिलेटेड इवेंट है, इस वजह से इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा आप। अब ये सब फार्म बंद हो गए हैं, अब मिल्क वगैरह डायरेक्ट मिल जाता है मिलिट्री पर्सनल्स को हमारे। कोई फार्म जो है इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं होती है सेपरेट इसके लिए। अभी हाल ही में महेंद्रगिरी को किस राज्य की सरकार ने अपने राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है। तो दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व जो है बन सकता है महेंद्रगिरी में, कहाँ पर, ओडिशा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। पहला कौन सा है आप कमेंट करके बताइए, ओडिशा में बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2023 ये कहाँ पर होगा, ये होगा आपका ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में संयुक्त रूप से। आंसर हो जाएगा डी, ए एंड सी दोनों। वज्र प्रहार नाम से जो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये कहाँ पर हुआ था, बकलोह नाम की जगह पर, हिमाचल प्रदेश में, भारत में इस साल, ऑप्शन नंबर सी। वज्र प्रहार ये हम लोग करते हैं यूएस के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज। आईटीसी विंडो बेंगलुरु लीड 0 कार्बन सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला विश्व का पहला होटल बन गया है, सही है। उसके बाद है विंग कमांडर श्रुति चौहान भारत को मिसेस गैलेक्सी कंपटीशन जो होगा अगस्त 2021 में, उसमें रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को, सही है। एफएओ और फिलाक ने जॉइंटली अभी एक रिपोर्ट रिलीज की है, फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल, ऐसा करके रिपोर्ट जारी की है, सही है। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पर एफएओ का मतलब तो आप समझ गए होंगे, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन फिलैक का यहाँ पर फुल फॉर्म है फंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस पीपल ऑफ लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन, ये है फिलैक। तो इन दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर के रिपोर्ट जारी की है, हमारा आंसर यहाँ पर डी है, ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं आगे। इनमें से किस देश में विश्व की पहली शिप टनल स्टैड शिप टनल का निर्माण किया जाएगा। इस योजना का निर्माण 2022 में शुरू होगा। तो ये कहाँ पर बनाया जाएगा, स्टैड शिप टनल नॉर्वे में, ऑप्शन नंबर ए। जो स्टैड शिप टनल होगी ये वर्ल्ड फर्स्ट अंडरग्राउंड टनल होगी शिप्स के लिए। ये कुछ इस तरीके की बनेगी जैसे यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, ये करीब 1 माइल लंबा रास्ता होगा, यहाँ पर ऐसी सुरंग बन जाएगी जहाँ से इस तरीके की शिप्स गुजर सकेंगी, ठीक है। अब इसका नाम स्टैड टनल क्यों है, क्योंकि देखिए ये जो है 1 मील लंबी, 188 फुट चौड़ी और 165 फुट ऊंची जो ये टनल बनेगी, ये नॉर्वेन माउंटेन्स जो है, नॉर्वे में जो माउंटेन्स हैं स्टैडवेट पेनिनसुला के आसपास नॉर्थ वेस्टर्न नॉर्वे में, वहाँ पर बनेगी। तो स्टैडवेट पेनिनसुला के नाम पर इसका नाम स्टैड शिप टनल रखा जाएगा। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। आज तक ऐसी टनल कभी बनी नहीं है जहाँ पर मतलब ऐसी इतनी चौड़ी टनल जहाँ पर पूरी एक शिप गुजर जाए, ऐसी बनी ही नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, इसमें 3 स्टेटमेंट है। 28 मार्च 2021 को संसद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का जो ये संशोधन विधेयक पारित कर दिया, जिसको एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट कहा जा रहा है, इसको पारित कर दिया। यहाँ पर बिल लिखा है, इसको एक्ट कर लीजिए। तो हमसे डेट पूछ सकते हैं कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट एक्ट कब पारित किया गया संसद से, मतलब जिस दिन प्रेसिडेंट जी ने मोहर लगाई 28 मार्च 2021 को। राज्यसभा से कब पारित हुआ था? 24 मार्च को। लोकसभा से कब पारित हुआ था ये बिल, आप बताइए कमेंट करके, ठीक है। हालांकि इस बिल को, मतलब ये एक्ट जो है लागू, इसके प्रावधान हुए हैं 28 अप्रैल से, ठीक है, 28 अप्रैल 2021 से। उसके बाद चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में 104 देशों में भारत को 49वां स्थान मिला है, और टॉप पर कौन है इस इंडेक्स में? फिनलैंड है, फिनलैंड, याद रखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट इस तरीके से सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है कि खेलो इंडिया प्रोग्राम को अब बढ़ा दिया है 2025-2026 तक, पहले इसका होना था 2021-2022 तक, ठीक है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इसको आगे बढ़ा दिया, ये हम देख चुके हैं सेक्शन वाइज न्यूज़ में। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हो गए, आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है, 26 मार्च 2021 को किसने दक्षिण कोरियाई रक्षा मंत्री सुह वूक के साथ मिलकर दिल्ली कैंट में इंडो कोरियन बायलिटरल फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया? तो ऑब्वियसली जैसे साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर थे, हमारे भी डिफेंस मिनिस्टर मौजूद थे, राजनाथ सिंह जी, ऑप्शन नंबर बी। अमिताभ घोष, जिन्हें कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं, रिनोड ऑथर हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, इनकी नई किताब आने वाली है, द लिविंग माउंटेन अ फेबल फॉर टाइम, सही है ये। उसके बाद है कि मध्य प्रदेश सरकार अन्य शहरों में रहने वाले शहरी प्रवासियों के लिए सस्ती किराया आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है। ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने ऐसी स्कीम अभी लॉन्च की है, मतलब ऐसी घोषणा भी की थी, मध्य प्रदेश ने नहीं। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट होगा। ऑल इंडेसिस नाम की फर्म ने अभी इंडिया का पहला मार्केट कंसंट्रेशन इंडेसिस जो है लॉन्च करने की घोषणा की थी, ये सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सेकंड ओनली, क्योंकि इसमें रॉन्ग बताना है, सेकंड वाला रॉन्ग है, बाकी ये दोनों करेक्ट हैं, ये वाला रॉन्ग है। तो मिसकैरेज बिरीवमेंट लॉ जो है पारित करने वाला दूसरा कंट्री बन गया है न्यूजीलैंड। और ये जो गर्भपात शोक अवकाश है, भारत देता आ रहा है, मतलब भारत एकमात्र कंट्री है जो देता आ रहा था गर्भपात शोक अवकाश, लेकिन अब इसको पारित करने वाला दूसरा कंट्री बन गया है न्यूजीलैंड। तो सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू पास द मिसकैरेज बिरीवमेंट लॉ ये है न्यूजीलैंड, और अभी तक भारत में सिर्फ और सिर्फ भारत में ऐसा कानून था। अब न्यूजीलैंड सेकंड कंट्री बन गया जिसके पास मिसकैरेज बिरीवमेंट कानून है। अभी हाल में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया है। ये पूर्वांचल का पहला और राज्य का तीसरा चिड़ियाघर होगा। ये कहाँ पर किया है? ये किया है गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर। भोपाल में 36वीं मध्य प्रदेश युवा विज्ञान कांग्रेस के सम्मेलन का आयोजन किया गया, सही है। शिग्मोत्सव गोवा के आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है, ये भी सही है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी पहले प्रधानमंत्री इंडिया के जिन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की समाधि को विजिट किया, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑल ऑफ द अबव, सारे स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार किस देश के हाथियों के विलुप्त होने का खतरा है? तो अफ्रीकन एलिफेंट्स के विलुप्त होने का खतरा है, ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने 7 राज्यों के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन फंड के रूप में कितने रुपए की राशि जारी की है? ये जारी की है 465 करोड़ रुपए की राशि, ऑप्शन नंबर ए। सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने 12 अप्रैल 2021 को यूपी में उप लोकायुक्त के रूप में शपथ ली। 2 अन्य उप लोकायुक्त जो यूपी में हैं, शंभू सिंह यादव और दिनेश कुमार सिंह है। उप लोकायुक्त का कार्यकाल उत्तर प्रदेश में 8 वर्ष का होता है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। और जो पूछा जा सकता है हमारे एग्जाम में डायरेक्टली, वो इनका नाम है, जो भी हाल में उप लोकायुक्त बने हैं अप्रैल मंथ में, पूर्व न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, ऑल ऑफ द अबव। माउंट मेरापी ज्वालामुखी में फिर से विस्फोट हुआ है। ये ज्वालामुखी जो है किस देश में स्थित है, आपको बताना है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। स्वेज नहर को किस मालवाहक जहाज ने ब्लॉक कर दिया था? ये है MV एवर गिवन, ठीक है, एवर गिवन। ये हम देख चुके हैं ऊपर भी। मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान किसने लॉन्च किया था? मध्य प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें 3 काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। पहला है कि भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने वर्चुअल माध्यम में सभी आयु समूहों की देखभाल के लिए एक मानस ऐप लॉन्च किया था, सही है। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर या फिर यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। 100 विलेजेस 6 स्टेट में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा यहाँ किसानों को, ये हम देख चुके हैं सेक्शन वाइज न्यूज़ में भी, एग्रीमेंट वाले सेक्शन में। और इंडिया ने अभी फॉर्मली 100 करोड़ रुपए का पेट्रोल डीजल जो है PS ज़ोरोआस्टर जो है शीसेल्स को अभी दिया है, ठीक है। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। हमारा आंसर हो जाएगा
डी, ऑल ऑफ द अबव। और तीसरा स्टेटमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें हमसे पूछ सकते हैं कि जो जहाज़ हमने दिया है उसका नाम क्या है, या फिर हमको जहाज़ का नाम देकर के पूछ सकते हैं कि हमने किस कंट्री को अपना पेट्रोल डीजल ज़ोरवास्टर दिया है, शीशेल्स को। डी हो जाएगा इसमें। इससे पहले हम म्यांमार को भी दे चुके हैं 1-2 मंथ पहले। बताइए उस जहाज़ का नाम क्या है। DGFT ट्रेड फैसिलिटेशन मोबाइल एप्लीकेशन हाल में किसने लॉन्च किया है? ये श्री पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया था। उसके बाद रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए समझौता किया है। ये उस देश का पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा। तो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है रूपपुर, ये है बांग्लादेश का। इसके लिए भारत ने समझौता किया है इसमें सहयोग के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। गांधीनगर के कोलावड़ा गांव में ऑक्सीजन विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किसने किया है? गृह मंत्री जी ने किया था, अमित शाह ने। ऑप्शन नंबर बी। अभी हाल में माई NEP 2020 प्लेटफॉर्म नेशनल टीचर एजुकेशन काउंसिल वेब पोर्टल पर किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया हमारे शिक्षा मंत्री जी ने। ऑप्शन नंबर ए। अभी हाल में सरगेई लेवरोव भारत के दौरे पर आए थे, वे किस देश के विदेश मंत्री हैं? वो रशिया के विदेश मंत्री हैं, भारत आए थे। ऑप्शन नंबर सी। भारत के उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ने बांग्लादेश में एक संस्कृत लर्निंग ऐप लॉन्च किया है, सही है। और भारत जल्द ही जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने वाला था, ये भी सही है। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अभी एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च की थी, कोविड-19 वैक्सीनेशन अवेयरनेस कैंपेन, ये भी सही है। वैसे ये ऑब्वियस है, ये तो सभी को पता है, ये सब हुआ था और 1 मई से शुरू भी हो रहा है। रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुकिंग आप कर सकते हैं और सभी को मुफ्त में टीके लगेंगे, ये सब पता है आपको। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। सार्थक इनिशिएटिव किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन से। इसको हाल में लॉन्च किया हमारे शिक्षा मंत्री जी ने। ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि सार्थक का संबंध किससे है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सार्थक इनिशिएटिव। भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने अनाउंस किया है कि प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, ये है राजस्थान। अभी राजस्थान ने अनाउंस किया है। ऑप्शन नंबर ए। नोरा अल मातरोशी नाम की महिला जो है, ये फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट होंगी UAE की। इनका नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट UAE की ये होंगी। उसके बाद बाकी 2 स्टेटमेंट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट नहीं है। नीति आयोग ने अभी इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड वर्जन 2.0 लॉन्च किया है, तो ये देख लीजिएगा। बाकी तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा डी। वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2021 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट जारी की गई है। इस वर्ष संस्थान ने ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स आफ्टर कोविड-19 थीम पर आधारित रिपोर्ट जारी की है। इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो दोनों ही जो है सही है, इसलिए गलत नहीं दोनों, ठीक है। डी होगा इसमें, नाइदर नॉर, यानी दोनों करेक्ट। उसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार को पंचायत पुरस्कार 2021 के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है? उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक की पहली नवीकरणीय परियोजना किस राज्य में स्थित होगी? बेसिकली ये एक 32 मेगावाट का विंड एनर्जी प्रोजेक्ट जो है क्लीन मैक्स के साथ मिलकर के, क्लीन मैक्स एक स्टार्टअप है मुंबई बेस्ड, वो बनाएगी और फेसबुक के सहयोग से कर्नाटक में। तो ये है आपका फेसबुक का फर्स्ट रिन्यूएबल विंड एनर्जी प्रोजेक्ट, ये कर्नाटक में स्थित होगा। हमारा आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में समुद्री उत्पादों के लिए ई-सैंटा नामक एक प्लेटफॉर्म किसने शुरू किया है? ई-सैंटा शुरू किया है पीयूष गोयल ने, मतलब लॉन्च किया है प्लेटफॉर्म। बर्ड काउंट ऑफ इंडिया द्वारा बोहाग बिहू पक्षी गणना 2021 शुरू हुई है, ये कहाँ पर? असम में। बोहाग बिहू बर्ड काउंट शुरू हुआ है असम में, बर्ड काउंट ऑफ इंडिया के द्वारा। न्यूजीलैंड जो है वर्ल्ड्स फर्स्ट बिल लाया है क्लाइमेट चेंज फॉर फाइनेंशियल फर्म्स के लिए, ठीक है, ये सही है। उसके बाद भारत में जो है हॉलमार्किंग गोल्ड पर इम्प्लीमेंट होगी 1 जून 2021 से। हॉलमार्किंग तो अभी भी चल रही है, लेकिन ये मैंडेटरी हॉलमार्किंग जो है मतलब ये भारत सरकार शुरू करेगी कि गोल्ड के हर प्रोडक्ट पर हॉलमार्क होना ही चाहिए। ये 1 जून 2021 से इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया जाएगा। और न्यूजीलैंड जो है पहला वर्ल्ड की कंट्री बनी है जो फाइनेंशियल फर्म्स के लिए क्लाइमेट चेंज बिल ला चुकी है, ठीक है, पेश कर चुकी है। उसके बाद रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद जी ने ऑनलाइन ग्रीवेंस मैनेजमेंट पोर्टल जो है NCSC लॉन्च किया है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो रहे हैं, आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हाल ही में आतंकवादियों द्वारा इंटरनेट पर दुरुपयोग पर ब्रिक्स देशों के साथ 2 दिवसीय आभासी कार्यक्रम का आयोजन किया था। किस देश ने इस कार्यक्रम का वर्ष 2021 के लिए अध्यक्षता संभालते हुए मेजबानी की? तो ऑब्वियसली राष्ट्रीय जांच एजेंसी भारत की है, भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर बी। फेसबुक के साथ इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने समावेशी इंटरनेट सूचकांक जारी किया है, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 49वें स्थान पर रखा गया है समावेशी इंटरनेट सूचकांक में।
इनमें से किस देश ने हाल ही में भारत के गुजरात के मेहसाणा जिले के फणीधर में अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट इटली ने लॉन्च किया है फणीधर में, ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस फूड सिस्टम समिट जो है ये सितंबर 2021 में प्रस्तावित है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल में अप्रूव कर दिया है रोपैक्स जेटी प्रोजेक्ट जो धमरा रिवर ओडिशा स्टेट में बनेगा। दोनों स्टेटमेंट सही। आरबीआई ने हाल में अपनी रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी 2.0 लॉन्च किया है। तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा इसमें डी, ऑल ऑफ द अबव। चर्चा में रहे टेबल माउंटेन नेशनल पार्क में हाल ही में भीषण आग लग गई। ये नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, ये आप हमको कमेंट करके बताइए। आदित्य L1 सपोर्ट सेल की स्थापना कहाँ पर की गई है? ये की गई है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में जेंडर संवाद इवेंट जो है ये किसने लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, ऑप्शन नंबर डी। कोविड-19 के खिलाफ भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहली वाली जो है सबसे पहली वाली मुंबई से विशाखापट्टनम के लिए चली थी, सही है ये। वैसे तो कई सारी चली लेकिन हम पहली वाली याद रखेंगे। इंजेन्युइटी जो है ये फर्स्ट हेलीकॉप्टर जो है मार्स में उड़ा था जो नासा के परसीवरेंस रोवर द्वारा कैरी करके ले जाया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बोथ 1 और 2 करेक्ट। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉस्कोमोस अपने मिशन के तहत 1 अक्टूबर 2021 को लूना 25 एक रूसी चंद्रमा लैंडर को लॉन्च करेगा, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति जी ने अधिकरण सुधार सुव्यवस्थीकरण एवं सेवा शर्तें अध्यादेश 2021 जारी किया। केंद्र सरकार ने 1 मई 2021 से 18 वर्ष से अधिक लोगों को टीकाकरण जो अनिवार्य कर दिया है, मतलब करा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करने का आदेश दिया है। तो डी यहाँ पर सही है, उपर्युक्त सभी। सिटीज फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इंटरिंग द मरीन एनवायरनमेंट, ये हम देख चुके हैं सेक्शन वाइज न्यूज़ में। इस पर समझौता किसने किया है भारत के साथ? जर्मनी ने, ऑप्शन नंबर ए। किस देश के विदेश मंत्री ने चीन द्वारा ताइवान से अनानास के आयात पर प्रतिबंध की निंदा के लिए ट्विटर पर फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान हैशटैग शुरू किया था? ऑब्वियसली ताइवान ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। कि ताइवान से इंपोर्ट बैन कर दिया था चाइना ने पाइनएप्पल का, तो ताइवान ने ये विरोध प्रदर्शन ट्विटर पर किया था। महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते ने माउंट अन्नपूर्णा जो कि रेंज नेपाल में है, इस पर चढ़ाई की। नेपाल में स्थित है, दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है और पहली भारतीय महिला बनी है जो माउंट अन्नपूर्णा तक पहुंची है। अभी तक महिला कोई नहीं पहुंची थी माउंट अन्नपूर्णा तक। उसके बाद दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियनशिप जो कि नेपाल में हुई, केरल के अनियन मिथुन ने 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, सही है। हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। 3 स्टेटमेंट है इसमें। पहला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक प्राइज स्कीम निकाली थी, लकी विनर्स को उपहार मिलेगा ऐसा करके बोला गया था इसमें। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम लगातार सर्वाधिक जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। ऑस्ट्रेलिया की वुमेन क्रिकेट टीम ने कितने वनडे लगातार जीते हैं ये आप हमको कमेंट करके बताइए। 18 वर्षीय सोनम मलिक ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला पहलवान बन गई हैं, सही है। आंसर हो जाएगा इसमें डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट। भारतीय रेलवे के अनुसार कौन सा रेलवे जोन देश का पहला पूरी तरीके से विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है? तो फर्स्ट फुली इलेक्ट्रीफाइड जोन बना है वेस्ट सेंट्रल जोन, ऑप्शन नंबर बी। वेस्ट सेंट्रल जोन, ऑप्शन नंबर बी। जर्नलिस्ट के लिए टीकाकरण की घोषणा किसने की है, किस राज्य ने? उत्तराखंड ने, ऑप्शन नंबर ए। किस कंट्री के प्रेसिडेंट ने 2 दिवसीय अर्थ डे समिट का यहाँ पर और मतलब कह सकते हैं उद्घाटन किया था? अमेरिका के राष्ट्रपति ने, ऑप्शन नंबर सी। बिहार भारत का पहला भारतीय राज्य बन गया है जिसके पास 2 हरित ऊर्जा वाले शहर होंगे, राजगीर और बोधगया, ठीक है। भारत और अमेरिका ने लीडर समिट के दौरान इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप लॉन्च की। स्पेनिश शहर सेविल 6 मई को 22वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स की मेजबानी करेगा। तो हम देखेंगे मई वाले करंट अफेयर में किसको क्या अवार्ड मिला। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये बिहार पीसीएस वाले लोग जरूर देख लीजिएगा, ये आ सकता है। इसमें नाम पूछ सकते हैं कि कौन से 2 जो आपके हरित ऊर्जा वाले शहर होंगे, राजगीर और बोधगया। हरियाणा और ओडिशा ने सभी ग्रामीण परिवारों में क्रमशः 1 नवंबर 2022 और 2024 तक नल का जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है जल जीवन मिशन के तहत, सही है। उसके बाद पोलैंड सरकार और वहाँ की यूनियंस ने 2049 तक कोयला उत्पादन को बंद करने की घोषणा की है कि कोयला उत्पादन ही बंद कर देंगे 2049 तक पोलैंड में। और बैंकॉक में अर्थ डे के अवसर पर 3 लाख से अधिक मोमबत्ती जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया। तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा डी। तो हरियाणा जो है 1 नवंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल जल का कनेक्शन प्रदान करने वाला है और 2024 तक कर लेगा 1 नवंबर तक ओडिशा।
2022 तक चंद्र अन्वेषण फर्म आई स्पेस जो है संयुक्त अरब अमीरात की मानव रहित रोवर भेजेगी जिसका नाम राशिद होगा। ये सब चंद्रमा में भेजेगी, सही है। इंडिया की जो क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप है, ये अमेरिका के साथ है, ये हम देख चुके हैं ऊपर। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अनाउंस किया था कि मतलब ये मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अगले 2 महीने तक निःशुल्क खाद्यान्न देने की घोषणा की थी, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। किस कंपनी ने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा दोपहिया चार्जिंग पॉइंट लगाने की घोषणा की है? लार्जेस्ट 2 व्हीलर चार्जिंग पॉइंट्स इन इंडिया, ओला ने घोषणा की है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान पर ऑक्सीप्योर नामक एक ऑक्सीजन बार की सुविधा शुरू की गई है? ऑक्सीजन बार की सुविधा शुरू की गई है दिल्ली एयरपोर्ट में, ऑप्शन नंबर बी। ऑक्सीप्योर नाम है इस ऑक्सीजन बार का। हाल ही में इफ्को ने उत्तर प्रदेश के आंवला नाम की जगह पर जो बरेली में है, यहाँ पर दूसरा ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर मंजूरी दे दी है, सही है। उसके बाद वनीता गुप्ता जो हैं ये फर्स्ट इंडियन अमेरिकन हैं जो एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनी है अमेरिका की, सही है, पूछा जा सकता है। इंडियन नेवी ने अपना DSRV भेजा था KRI नंगाला 402 सबमरीन जो खो गई थी इंडोनेशिया में, ये अभी मिली है 1 हफ्ते पहले, 3 टुकड़ों में मिली है और जितने 53 लोग इसमें सवार थे वो डेड हो गए हैं, मतलब वो नहीं बच पाए फाइनली। तो ये है स्टेटस कुल मिला करके, मैंने शायद सेक्शन वाइज बोल दिया था कि ये अभी तक नहीं मिली है, ये मिल गई है 3 टुकड़ों में और पूरा क्रू जो है वो इधर उधर हो गया है, नहीं बच पाया है कोई वहाँ पर। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट है। यूके ने अभी हाल ही में अपनी पहली डिजिटल करेंसी ब्रिटकॉइन लॉन्च की है, सही है। और इंडिया का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्टा जो है बेंगलुरु सिटी में बनाया गया है, सही है। और गोवा का इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप है कबीरा मोबिलिटी, इसने अभी इंडिया का फर्स्ट स्पीड कॉमर्शियल डिलीवरी स्कूटर लॉन्च किया है जिसका नाम है हर्मीज 75। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से किन किताबों के लेखन कार्य के लिए 22 वर्षीय सोलिहा शबीर का नाम इंडियाज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है? तो ABC इन तीनों कामों के लिए इनका नाम जो है रिकॉर्ड दर्ज किया गया है इंडियाज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, सोलिहा शबीर। 3 इनके किताबों का नाम है ऑब्सलीट, द पोएम मार्केट, इन द लॉन ऑफ डार्क, जून, द हार्ट ऑफ हबा खातून। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश RCEP समझौते की पुष्टि करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये बना है सिंगापुर, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कौन सा अफ्रीकी देश ट्रैकोमा को खत्म करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बन गया है? तो दूसरा अफ्रीकी देश जिसने एलिमिनेट कर लिया ट्रैकोमा डिसीज़ को वो है गैम्बिया। अगर पूछ लें कि पहला कौन सा था जिसने एलिमिनेट किया था ट्रैकोमा डिसीज़ को, इसका आंसर आप हमको कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है कि नेत्रा कुमानन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला नाविक बन गई हैं, सही है ये। उसके बाद लार्सन एंड ट्यूब्रो की निर्माण सहायक कंपनी ने रियाद सऊदी अरब में 1.5 गीगावाट का सौर संयंत्र स्थापित करने का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। तो ये जो संयंत्र बनेगा इसको बनाएगी L&T। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा डी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। लद्दाख के छात्रों को यहाँ पर शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है? इंडियन आर्मी ने, ऑप्शन नंबर ए। 5 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को पार करने वाली भारत की पहली म्यूचुअल फंड कंपनी कौन सी बन गई है? तो भारत की पहली म्यूचुअल फंड कंपनी 5 लाख करोड़ रुपए का मार्क पार करने वाली बन गई है SBI म्यूचुअल फंड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कर्नाटक में भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी प्लांट स्थापित किया जाएगा, मतलब भारत का पहला। उसके बाद भारत ने बैंक डिपॉजिट्स में 150 ट्रिलियन रुपीस की उपलब्धि पार कर ली है, ठीक है। मतलब सारे जितने भी बैंक हैं भारत में उसमें टोटल जो पैसे जमा है वो अब 150 ट्रिलियन का मार्क जो है छू चुके हैं, ठीक है। ये कभी कभी ये सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं न्यूज़ वाला आंकड़े। तो संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु नाम से लॉन्च किया है बांग्लादेश ने इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर हाई कमीशन ऑफ इंडिया में। इसके बारे में हम ऊपर भी देख चुके हैं। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। तीनों स्टेटमेंट एक बार फिर से इसमें सही है। गाजियाबाद म्यूनिसिपल कमीशन कॉरपोरेशन गाजियाबाद नगर निगम ने देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। किसी भी नगर निगम द्वारा जारी किया गया पहला ये आपका ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड होगा। और ये पूछे जाने की बहुत संभावना है, डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि इनमें से किस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने उत्तर प्रदेश के ये ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया। ये जारी किया है गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने। पाकिस्तान ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी। और WHO भारत को कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई में मदद के लिए 4000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान करने के वाला था, इसकी घोषणा की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा डी,
ऑल ऑफ द अबव सारे स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है कौन सा कथन गलत है, जबकि यहाँ पर सही होना चाहिए। सही होगा और इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान लगाने वाले सुपर कंप्यूटर का निर्माण करेगा? इसको अनाउंस किया है यूके ने। यूके बनाएगा 2022 एंड तक ऐसा सुपर कंप्यूटर, दुनिया का सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन का पूर्वानुमान लगाने वाला सुपर कंप्यूटर। और इस तरह के सुपर कंप्यूटर को बनाने में मदद कौन करेगा? माइक्रोसॉफ्ट। कौन कौन से स्टेटमेंट सही है इसमें बताना है। पहला वाला सही है, दूसरा वाला भी सही है, और तीसरा इंडियाज एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट हैव इंक्रीज्ड बाय 30% इन द ईयर 2020-2021, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव, डी। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर कहाँ पे बनाया था? ये बनाया गया था इंदौर में, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में खगोलविदों ने यूनिकॉर्न नाम का सबसे छोटा ब्लैक होल अभी खोजा है, जो कि पृथ्वी के सबसे करीब है, या फिर हम कह सकते हैं पृथ्वी के सबसे करीब और सबसे छोटा ये ब्लैक होल अभी खोजा गया है, जिसको यूनिकॉर्न नाम दिया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने अभी एक सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्निक हेलीकॉप्टर इंजन्स के लिए डेवलप की है, मतलब ये जो है विकसित की है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर ये भी सही है। और 2 बीटल स्पीसीज अभी महाराष्ट्र में खोजी गई हैं। ये थर्ड वाला कोई इतना जरूरी नहीं है, पहले 2 स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। वैसे इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, डी। IPL 2000 मतलब ये IPL में कुल मिलाकर के 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ये बने हैं विराट कोहली, ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार ने अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार और नैन कोवरी द्वीप समूह के 14,491 हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया है। और IIT मद्रास की स्टार्टअप ट्वस्टा करके है, ट्वस्टा मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस ने 3D टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक घर बनाया है, जिसका इनॉग्रेशन हमारे निर्मला सीतारमण जी ने किया था अपने हाथों से। और मतलब ये 3D टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक मकान बना दिया है स्टार्टअप ट्वस्टा ने। काफ़ी न्यूज़ में रही थी चीज़, ठीक है। IIT मद्रास की मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन स्टार्टअप है ट्वस्टा करके, इन्होंने अब घर बनाया बाकायदा, और जो है निर्मला सीतारमण जी ने इसको जो है इनॉग्रेट किया इस घर को। तो इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में आया था, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पर सही हो जाएगा सी ऑप्शन, दोनों हमारे सही हैं स्टेटमेंट।